जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने शिक्षण के सिद्धांत समझ गए होंगे कि शिक्षण में कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिनसे शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है और सफल बनाया जा सकता है। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा एक नया वीडियो है वो है शिक्षण के सूत्र, या यूं कहें कि मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट शिक्षण के सूत्र हैं जिनसे हम जो हम लोगों ने सिद्धांत पढ़े हैं उन सिद्धांतों को प्रयोग में कैसे लाया जाए। वो प्रयोग किसके द्वारा? शिक्षण सूत्र के द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र हैं, इनके अंतर्गत भी हम जैसे कि लगभग 10 के आसपास शिक्षण सूत्र होंगे, पढ़ना है। और ये बहुत ही सरल हैं। जो शिक्षण सूत्र है उसी के अनुसार हम उसकी डेफिनीशन या उसकी परिभाषा बना सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। इस लेसन से भी प्रश्न में, यहाँ तक कि यूपी टेट में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो इस लेसन से पूछते ही हैं, ये तो कंफर्म है। ठीक, तो बहुत ही ईजी है, आराम से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं जो शिक्षण के सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक, तो एक मैं टी रायमंड का कथन पढ़ूंगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं। तो टी रायमंड महोदय कहते हैं कि शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिससे यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे। ठीक, तो शिक्षण सूत्र के द्वारा क्या होता है कि हम बच्चों को, या जब शिक्षण कार्य करने जाते हैं तो हम इन सूत्र की सहायता से शिक्षण को सफल बना सकते हैं। शिक्षण को ऐसा बना सकते हैं कि बच्चों के समझ में आ जाए जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, क्योंकि जो एक क्लास होती है उसमें एक तरह के बच्चे नहीं होते। कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम बुद्धिमान होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक, तो हम इसी शिक्षण के सूत्रों का प्रयोग करके उनको अच्छा सा मतलब एजुकेशन इन्वायरमेंट प्रदान कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रॉवेल महोदय कहते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक पाना, ना कि अधिक से अधिक खोना। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। ठीक, ये जानिए कि मतलब शिक्षण सूत्र में क्या है कि भाई हमको कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, सफल शिक्षण कैसे करें, ये कैसे मुमकिन है, ये शिक्षण के सूत्रों के द्वारा मुमकिन है। तो प्रमुख शिक्षण सूत्र हम एक एक लेकर चलते हैं और उस पर डिस्कस करते जाते हैं। ठीक, तो हमारा पहला शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, सरल से जटिल की ओर। एक टीचर क्लास में गया, उसने शुरुआत में ही कोई कठिन चीज़ बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दी, तो बच्चे क्या करेंगे भाई? उसको पढ़ेंगे ही नहीं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, रुचि ही नहीं लेंगे। ठीक, क्योंकि वो कठिन अब आपके सामने कोई कठिन चीज़ बोल दे या पढ़ाने लगे, तो आप क्या, मन ही नहीं लगेगा पढ़ने के, भाई क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये सूत्र इस बात पर बल देता है कि पहले बालक को सरल बातों का ज्ञान दिया जाए, तब धीरे धीरे जटिल बातों का ज्ञान दिया जाए। ठीक, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी और कक्षा बढ़ेगी। ठीक, तो ये था सरल से जटिल की ओर। बस इसमें आप लोग को इतना समझना है कि इस सूत्र का आशय मतलब ये है कि छात्रों को पहले सरल ज्ञान दिया जाए, फिर उसके बाद जटिल बातों की जानकारी कराई जाए। अब देखिए, अगर पहले ही उसको सरल चीज़ों की जानकारी कराई जाएगी तो उसका जो मन है, उसकी रुचि है, विषय में लगा रहेगा। और ये जो बात है वो मनोवैज्ञानिक भी है। ठीक, क्योंकि भाई जब कम आयु का बालक रहेगा या तब उसकी मानसिक क्षमता रहेगी वो भी कम रहेगी। तो उसी के अनुसार सरल चीज़ें सबसे पहले उसके सामने प्रस्तुत करें, उसके बाद जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी तब उसका मानसिक विकास भी होगा, तब धीरे धीरे वो जटिल बातों को समझने में लगेगा, तब आप उसके सामने जटिल बातों को रख सकते हैं। ठीक, तो ये था सरल से जटिल की ओर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, एकदम ईजी था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इस सूत्र के अनुसार क्या है कि शिक्षक को बालकों के पहले पूर्व ज्ञान को जांच लेना चाहिए। ठीक है, पहले क्या करना चाहिए? शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांच लेना चाहिए, या उनका अंकन कर लेना चाहिए, उन्हें आँक लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए। उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब कोई चीज़ हमें ज्ञात है
तो हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं। मतलब कक्षा में बालकों को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित उससे संबंधित हमें बालकों से ये बात जान लेनी चाहिए कि क्या इससे संबंधित जो बातें हैं वो बालकों को पूर्व में विदित हैं, या वो बातें बालक पहले से जानता है उस विषय वस्तु के बारे में। ठीक, अब जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए गाय के बारे में एक अध्यापक है वो बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, तो बच्चों को पूर्व में तो पता ही है, पूर्व ज्ञान है बच्चों को कि भाई गाय एक भाई जानवर है और उसकी 2 आँखें 4 पैर, जैसे हम लोग निबंध में लिखते थे, तो ये तो नॉर्मली उसने देखा है तो उसको पता है, तो उसको ज्ञात है। तब हम कुछ विशिष्ट विशिष्ट चीज़ें गाय के बारे में बताएंगे, वो अलग का मैटर है। तो यही इस सूत्र का आशय है कि बालकों को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर, ठीक है, या पहले से वो जो बातें जानते हैं, पहले से वो जो बातें जानते हैं उन्हें पहले बताना चाहिए। ठीक, पहले पूर्व ज्ञान को जांच कर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। अर्थात उससे पहले वे बातें बतानी चाहिए जिन्हें वह जानता है, फिर उस विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता। ठीक, क्योंकि कोई नया ज्ञान अगर हम बालकों के सामने रखेंगे तो वो कठिन हो सकता है और उसकी रुचि भी उसमें नहीं लग सकती है। तो हम क्या करें कि सबसे पहले जो उसे ज्ञात है वो बताएं, फिर उसे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएं। इससे क्या होगा कि उसमें नवीनता भी बनी रहेगी और छात्र पढ़ेगा भी। तो ये था सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो सूत्र है इसको हम लोग मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र भी कहते हैं। तो भाई बालक जब छोटा रहता है तो उसका मानसिक विकास उसी आयु के अनुसार होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है मानसिक विकास भी होता है। तो जब बच्चा छोटा रहता है, शैशवावस्था में बच्चा छोटा रहता है, तो वह उन्हीं वस्तुओं को जानता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होती हैं। ठीक, वो किसी भाव वाव को नहीं जानता। जैसे आप छोटा बच्चा है उसको आप सेब दे दिए, इस प्रत्यक्ष रूप से भाई समझ जाएगा भाई ये सेब है, लेकिन आप उसे कुछ ऐसी बातें करेंगे, मतलब जैसे कि बताइए कि जैसे 2 और 2 कितना होता है, या फिर आपने मौखिक रूप से बोला कि बच्चा बताओ 2 और 2 कितना होता है, 3 और 5 कितना होता है। ठीक, तो वो उस भाव को नहीं समझ पाएगा। तो सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को समझ पाएगा जो स्थूल रूप में है, उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में है, जिन्हें वह स्पर्श कर सकता है और स्पर्श कर सकता है अथवा इंद्रियों से अनुभव कर सकता है। वही सब क्या होते हैं, स्थूल होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को स्थूल का ज्ञान दे, उसकी ओर उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, मानसिक विकास भी होता जाएगा, तो तब आप उसे सूक्ष्म का ज्ञान दे सकते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 2 और 3 मिलकर तो 5 होते हैं। ठीक, यह एक भाव क्या है, सूक्ष्म है। ठीक, लेकिन वह शुरू में तो नहीं समझ पाएगा ना 2 और 3 के भाव को। ठीक, लेकिन अगर हम उसे 2 छोटी छोटी पेंसिल्स दे दें, फिर 3 पेंसिल्स और दे दें, तो वह उन पेंसिल को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा। ठीक, तब वह गिन के बता सकता है कि ये 5 होते हैं, समझ भी जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। तो ये मतलब था स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बाद में उसे आप मौखिक रूप से भी बता सकते हैं तो वो बोल देता है। ठीक, तो स्थूल के बाद सूक्ष्म का ज्ञान देना चाहिए। सीखने का यह एक स्वाभाविक क्रम है। शिक्षण के समय अध्यापक को इसी क्रम से चलना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले सूत्र पे, वो है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक, तो पूर्ण से अंश की ओर का मतलब क्या होता है कि अब जैसे सामने एक बंदर जा रहा है, हमने लड़के से पूछा, छोटा बच्चा है, उससे पूछा कि स्टूडेंट या छात्र या बच्चा ये क्या है, तो वो पूरे बंदर को देखेगा, पूर्ण रूप में बंदर को देखेगा, ना कि वो सिर्फ बंदर की आँख को देखेगा, बंदर के पैर को देखेगा। तो उसके बाद वो अन्य चीज़ों को नोटिस करेगा कि भाई बंदर की आँख है, पैर है, पूँछ है। तो सबसे पहले उसने किसी विषय वस्तु को पूर्ण रूप में देखा। तो यही इस सूत्र का सार है कि बालक पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है, उसके अंगों का नहीं। ठीक, उसे अवयवी का ज्ञान होता है, अवयव का नहीं। यह मनोवैज्ञानिक का एक सिद्धांत जिसे अवयवीवाद कहते हैं। ठीक, अब जैसे पेड़ कहने पर बालक पूरे पेड़ को समझ जाता है, उसके मस्तिष्क में पेड़ का चित्र उपस्थित हो जाता है, वह पूरे पेड़ के बारे में सोचने लगता है, पेड़ के विभिन्न भागों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। ठीक, तो अध्यापक बालक के इस पूर्ण पेड़ के ज्ञान के आधार पर पेड़ के अन्य भागों का ज्ञान कराता है।
तो ये थी हमारा जो सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक, और इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि घर और स्कूल के प्राकृतिक वातावरण से आरंभ करके वह भूगोल का ज्ञान प्राप्त कराता है, ये भी है। ठीक, कि पहले घर और स्कूल के प्राकृतिक वातावरण से वो भूगोल का ज्ञान भी शिक्षक बालकों को प्राप्त कराता है, ये भी पूर्ण से अंश की ओर विधि से ही संभव है। हमारा अगला सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक, देखिए बालकों के बौद्धिक विकास का जो क्रम होता है वो अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास व अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में स्पष्टता व निश्चितता आती है। प्रारंभ में भाई बच्चों को किसी घटना तथ्य वस्तु का स्पष्ट निश्चित ज्ञान नहीं होता। अनुभव परिपक्वता के अभाव व कल्पना की अधिकता के कारण वह उनके बारे में कुछ विचार बना लेते हैं जो अस्पष्ट, अनिश्चित और कई बार गलत भी होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उनके अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करे तथा गलत अवधारणाओं में भी सुधार करे। ठीक, तो ये था अनिश्चित से निश्चित की ओर। आगे है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ये क्या कहता है, तो ये है कि इस सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए। उसके पश्चात उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें वह नहीं देख सकता, अर्थात उन्हें पहले वर्तमान की जानकारी देनी चाहिए, फिर उसकी सहायता से भूतकाल व भविष्य की, क्योंकि जो वस्तुएं हमारे सामने होती हैं उनका ज्ञान हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अतः शिक्षण के समय शिक्षकों को छात्रों के समक्ष अप्रत्यक्ष जानकारी देने के लिए पहले प्रत्यक्ष वस्तुओं घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये था प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला हमारा सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इस सूत्र से अभिप्राय है कि छात्रों के समक्ष विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाए और बाद में उन्हीं उदाहरणों एवं दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत अथवा सामान्य नियम निकलवाए जाए। इसमें शिक्षक पहले विशिष्ट तथ्य, उदाहरण, दृष्टांत छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और फिर उनके आधार पर छात्रों को सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस सिद्धांत के द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है तथा बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करता है। कौन? विशिष्ट से सामान्य की ओर। और आगमन विधि में इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि क्या होती है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक, मतलब कोई बात बताई जाती है तो पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद सिद्धांत बताए जाते हैं। तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर इस सूत्र के अंतर्गत इसमें आगमन विधि भी आती है। ठीक, तो आगमन समझ गए ना कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आगे है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो विश्लेषण जो होता है बालक को किसी बात को भली प्रकार से समझने में सहायक होता है। तो संश्लेषण द्वारा उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान किया जाता है। इस सूत्र के अनुसार किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप में करा के फिर उसके विभिन्न भागों की व्याख्या व विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी करा के निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। शिक्षण में विश्लेषण व संश्लेषण दोनों आवश्यक होते हैं। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। ठीक, तो शिक्षा में या शिक्षा जो देने के दो क्रम हो सकते हैं, एक तर्क संगत और मनोवैज्ञानिक। तर्क संगत क्रम का अर्थ है पाठ्य विषय को तर्कात्मक ढंग से विभिन्न भागों में विभाजित करके बालकों के सामने रखना। पाठ सामग्री को विकसित करते हुए शिक्षक बालकों को इसके अंतिम स्वरूप तक ले जाता है। ऐसा करते समय छात्रों की रुचि, जिज्ञासा और ग्रहण शक्ति की अवहेलना करता है। बालक समझे या ना समझे पर शिक्षक विषय को तर्क संगत क्रम से प्रस्तुत कर देता है। लेकिन दूसरा क्रम जो है मनोवैज्ञानिक क्रम, ठीक है, इसमें क्या है कि बालकों की रुचि, जिज्ञासा, उत्साह, आयु, ग्रहण शक्ति आदि के अनुसार किसी भी विषय या वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर शिक्षक पढ़ाए। पहले मनोवैज्ञानिक क्रम फिर उसके बाद तर्क संगत। अब लास्ट है अनुभूत या अनुभूत से युक्त या तर्कपूर्ण की ओर। ठीक है, अनुभव से युक्त की ओर। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ अनुभूत ठोस अनुभवों से किया जाना चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्त चिंतन आता है। शिक्षकों को छात्रों के समक्ष प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें तर्क युक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक,
या यूँ कहें कि छात्रों ने जो ज्ञान अपने अनुभव व निरीक्षण द्वारा प्राप्त किया है उसका वास्तविक ज्ञान उन्हें तभी हो सकता है जब उसे तर्कयुक्त या तर्क संगत कर दिया जाए। ठीक, तो ये था अनुभव से युक्त युक्त की ओर या तर्कपूर्ण की ओर। ठीक, तो ये मेन 10 थे जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, और यहीं पे जो आज का जो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप ये शिक्षण के सूत्र आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। आसान है एकदम, एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।